नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पहले आजम खां और अब अब्दुल्ला आजम। कोर्ट से 2 साल की सजा पाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने स्वार सीट के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। आजम खां की सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है। मुरादाबाद की विशेष अदालत ने आजम और अब्दुल्ला को 15 साल पुराने छजलैट मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द की गई। लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होते ही बीजेपी ने स्वार सीट पर उपचुनाव कराने की मांग कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत कार्रवाई कर रही है और वो विपक्ष विरोधी सदन चाहती है। इस बीच न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, आजम परिवार की राजनीति पर क्या लग गया है ग्रहण? रामपुर की सियासत में खत्म हो जाएगा आजम का दबदबा। उपचुनाव में स्वार सीट से कौन होगा समाजवादी पार्टी का चेहरा? रामपुर में बदल जाएगी सियासी तस्वीर। स्वार सीट पर कमल खिलाने की क्या है तैयारी? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में एसपी महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला की सदस्यता दूसरी बार गई है। इससे पहले 2017 में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हुई थी। अब सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी यहां तुरंत उपचुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। जो स्वार विधानसभा मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव घोषित होना चाहिए। अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो, हमेशा लड़ने को तैयार है। दरअसल 2 जनवरी 2008 में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी रोकी गई, जिसके विरोध में आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर एसपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। उन पर भीड़ को उकसाने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम, सत्ता के नशे में आजम खान का परिवार कुछ इस कदर मदहोश था कि एक के बाद एक गुनाह वो करते रहे और अब उन्हीं की सजा उन्हें एक के बाद एक मिल रही है। इससे पहले रामपुर की अदालत से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद नगर सीट से आजम खान की विधायकी भी जा चुकी है और अब बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी जाती रही। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आजम के परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगी, जनता की आवाज को उठाती रहेगी। माननीय अब्दुल्ला आजम उस फैसले को माननीय न्यायालय में चुनौती देंगे। आप चाहते हैं कि सदन में कोई आवाज ना हो, आप चाहते हैं कि सदन में आपके खिलाफ कोई बात ना उठे, जेलों में आप ठूस देना चाहते हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी की हमारी लीडरशिप ने तय कर लिया, जेलें योगी जी आपके लिए कम पड़ जाए। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर स्वार सीट पर उपचुनाव हुए तो एसपी का चेहरा कौन होगा और वो कितना दमदार होगा। एसपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी दुष्चक्र के जरिए एसपी नेताओं को फंसाकर रास्ते से हटाने में लगी है, जबकि बीजेपी स्वार के उपचुनाव की तैयारियों का खाका खींचने में जुट चुकी है। पिछले चुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि आजम खान का घमंड उनके सियासी करियर में एक बदनुमा दाग की तरह से सामने आया और वो अखिलेश यादव की बात मानते नजर नहीं आए। खुद चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए और वो प्रत्याशी चुनाव हार गया। लिहाजा अब संकट समाजवादी पार्टी के सामने है, संकट आजम खान के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर अब स्वार सीट पे है और 2024 से पहले अगर आजम खान को एक बार फिर डेंट लगता है तो निश्चित तौर पर यह डेंट केवल आजम खान तक नहीं रहेगा बल्कि समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल से चुनाव लड़ने वाले हमजा मियां ने कहा है कि यह ऐतिहासिक दिन है, सच की जीत हुई है। जबकि पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली ने कहा है कि आजम की राजनीतिक लंका किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ढाई है।
ये बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और न्याय मिला है, सच की जीत हुई है और अभी तो जो बाकी मुकदमे हैं उनमें भी सजा मिलेगी। और मैं मानता हूँ पब्लिक के लिए सबसे अच्छा हुआ है, क्योंकि जो आदमी जिसको पब्लिक ने चुना वो मुड़ के एक आध बार गया होगा, 6 तक गया होगा, वरना गया ही नहीं है। जब अखिलेश यादव जी ने रामपुर की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिससे पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, तो उसका नतीजा तो सामने आना ही है। और वो उस व्यक्ति का ये मानना है कि जो भी पोस्ट हो, जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, उसी के परिवार में रहे, उसके अलावा कोई आगे बढ़ ही नहीं सके। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दें एनके सिंह सर, संविधान विशेषज्ञ और पत्रकार हमारे साथ जुड़े। अविनाश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लखनऊ से सहयोगी हमारे साथ पवन सिंगर जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख एनके सिंह सर, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में कहें अब तीसरी ऐसी ये सीट है, इस बार विधानसभा सीट, जो कि खाली हुई है एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के बाद। इससे पहले रामपुर, खतौली, जाहिर तौर पर हालांकि ये एक मैसेज उन लोगों के लिए है जो हेट स्पीच या फिर विधायकी के दम पर या किसी राजनीतिक रसूख के चलते गलत काम करते हैं, उसका नतीजा यही होता है। सवाल एक तरफ आपसे संवैधानिक तरीके से कि अब क्या कुछ रास्ता है आजम एंड फैमिली के पास, दूसरा एक पत्रकार होने के नाते किस तरीके से इसे देखते हैं? चीजें हैं। एक तो बहुत ही स्पष्ट है कि इस जजमेंट के खिलाफ अपील में जाएंगे जी। एक विकल्प है कि आप हायर सुपीरियर कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट पे जाते हैं और इसके खिलाफ अपील करते हैं। मुझे जजमेंट की गुणवत्ता पे जरूर एक चिंता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव है या सत्ता बदल गई है, सत्ता इस तरह विंडिक्टिव है। ये जो पॉलिटिकल आरोप लगते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल यथार्थ से परे है। इसका कारण आप समझ लें, 2008 की घटना है। 2008 में शासन किसका था? मायावती का। 2012 में शासन किसका आया? समाजवादी पार्टी का। चार्जशीट किसने फ्रेम की? चार्जशीट किस पुलिस ने की? वो मायावती की और उसके बाद अखिलेश यादव की रही। 2017 में यूपी में बीजेपी आई है ना, तो उस समय तो सब कुछ हो चुका था। लिहाजा, और आप ध्यान रखिएगा, इस जजमेंट पे 7 आदमियों को फॉर वांट ऑफ एविडेंस छोड़ा गया है जी। साक्ष्य के अभाव में 7 आदमियों को छोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को इन्वॉल्व करना या इसको ये बताना कि सत्ता इस तरह बदला ले रही है, ये मुझे लगता है बहुत ही एक निरर्थक लॉजिक है। हाँ, क्वालिटी ऑफ जजमेंट पे कर सकते हैं, लेकिन तब आपको सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। उसके एक दिन पहले सीआरपीएफ कैंप पे वहां हमला हुआ था, पुलिस काफी सख्ती कर रही थी। ऐसे में जब कोई एमएलए, एमपी और वो भी इतना कद्दावर नेता आजम खान जैसे कद का नेता और उनका बेटा जो एमएलए है, वो सड़क पे जाता है, पुलिस रोकती है। जाहिर है उस समय काफी कुछ प्रेशर डाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो क्या कोई अगर विरोध करता है पुलिस के एक्शन का, तो उसमें 2 साल की सजा होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ जजमेंट पे मुझे जरूर चिंता है कि क्वालिटी ऑफ जजमेंट सही नहीं है और उसको सुपीरियर कोर्ट में नहीं स्टेंड करेगा। लेकिन इसमें कहीं भी वर्तमान सत्ता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, न तो उसने चार्जशीट दिया है, ना वो पूरे प्रोसिक्यूशन में कहीं रही। अभी हाल के दिनों में 2-3 साल 4 साल भले रही हो, लेकिन उसके पहले तो समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, मायावती की सत्ता थी। इसलिए इसमें पॉलिटिकल मोटिव इंप्यूट करना ये बेसिकली गलत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अविनाश त्यागी जी मंसूबा यही जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि बिना विपक्ष के ही सदन चले, कोई विपक्ष रहे ही ना, इसीलिए आजम एंड फैमिली पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। ये तो उनका एक सोचा समझा पूर्व नियोजित एक पूरी तरह से प्लांटेड आरोप है, जो हर बार यही बोलते हैं। कोई बात हो उनको यही कहना कि समाजवादी पार्टी को डैमेज करा जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अपने कारनामे नहीं देखते, अपने अहंकार को नहीं देखते, अपनी दबंगई को नहीं देखते, अपने मनमानेपन को नहीं देखते। अगर वो इस तरह से नहीं करते जैसे सिंह साहब ने बताया, ये सारा मसला इस काल का है
कब ये घटना हुई, कब रिपोर्ट हुई, कब इसकी चार्जशीट लगी, अब तो फैसला भरा है। पर ये मैं जरूर कहूंगा राहुल जी कि ये एक संकेत है कि जो राजनीति में शुचिता, पवित्रता और मर्यादाएं स्थापित होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले ने ये सिद्ध हो रहा है कि जो राजनेता है, जो सत्ता में आते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको एक मर्यादापूर्ण आचरण करना चाहिए, नैतिकता में बदलना चाहिए। अगर कोई जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है, तो उसकी चेकिंग कराने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जिससे व्यवस्था बनती है। और ये व्यवस्था पूरे समाज की तरफ फैलती है, निचले स्तर तक फैलती है। जब कीर्तिनिधि जी, आखिर आरोप क्यों बीजेपी पर? जी देखिए राहुल जी, एक बात तो तय है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का दमन करने पे लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही आजम साहब और उनके परिवार के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए और लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई, वो भी उत्पीड़न इसलिए कि एक यूनिवर्सिटी बना दी आजम साहब ने, एक अच्छे सोच के साथ एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां गरीब का बच्चा भी शिक्षा ले सके। और उसके बाद लगातार जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से उस परिवार के खिलाफ अन्याय और अत्याचार बढ़ा है। और एक बात मैं कह दूं राहुल जी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एनके सिंह साहब ने पूरे फैसले को कटघरे में खड़ा किया और बहुत सी बातें वो चाहते भी थे कहना, लेकिन नहीं कह पाए। लेकिन एक बात तय है कि लोकतंत्र में विरोध करना, सड़क पर जाना, आंदोलन करना किसी शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए ये विपक्षी दल का हथियार है। और इस पे लगातार इस तरीके के मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। पिछले योगी जी के 5 साल की सरकार में हम लोगों ने किसान के सवाल पर, व्यापारी के सवाल पर, जो भी आंदोलन किए उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे मुकदमों में सरकारी काम में बाधा का धारा दर्ज है, सभी मुकदमे। और एक नहीं, कम से कम 10-10 मुकदमे दर्ज किए गए। तो कम से कम लोकतंत्र में अगर आप विरोध का रास्ता भी बंद करना चाहते हैं, अगर विपक्षी दल के नेताओं को दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। तो कैसे अगर न्यायपालिका को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? सबसे मैक्सिमम, अगर आपको लगता है कि न्यायपालिका को क्या इफेक्ट कर रहे हैं? क्या न्यायपालिका का, देखिए न्यायपालिका का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके ऊपरी कोर्ट में उसकी अपील करेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं राहुल जी, मैं न्यायपालिका पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के मुकदमे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने वाले 403 एमएलए में 350 के ऊपर दर्ज होंगे, जो भी जनता के लिए आंदोलन करने गए होंगे। तो क्या अब जनता के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? सरकार उस आवाज को दबाना चाहती है। आवाज नहीं उठ रही है राहुल जी, इसको मुद्दे को गलत तरीके से कराया जा रहा है। अगर प्रशासन जांच कर रहा है और जांच में सहयोग करना चाहिए बड़े नेता को। नहीं, पिछले सरकार में सैकड़ों मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे अपने आंदोलन के दौरान दर्ज किए, और आप कह रहे हैं इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, केस दर्ज होना अलग है, आंदोलन करने और न्यायिक प्रक्रिया और जजमेंट अलग है। कीर्तिनिधि जी, ठीक है। पवन का प्रयास होगा। आजम खां और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, क्या घमंड, सत्ता का रसूख, इसकी वजह से सब कुछ आज गवा बैठे? क्योंकि एक वक्त था रामपुर के आसपास के जिले, या फिर हम वेस्ट यूपी की बात करें, आजम खां एक नाम हुआ करता था। और आज जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई सत्ता पक्ष का बड़ा हाथ है? राहुल, अगर 2017 के बाद की राजनीति जब उत्तर प्रदेश की देखेंगे और 2017 से पहले की राजनीति आप देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। मसलन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थी, तो कभी आपको याद होगा कि एक सांसद को लखनऊ बुला करके और उनके ऊपर आरोप था, तो 5 कालिदास से जेल भेजने का काम किया था। लेकिन उसके बाद इस तरीके की नजीर देखने को नहीं मिली।
2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसमें कई बार ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल जाने का काम किए और सरकार ने उनसे हाथ पीछे खींच लिया। मसलन कुलदीप सिंह सेंगर का मसला उठा लीजिए या खतौली विधानसभा की बात कर लीजिए, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा था विधानसभा में कि 2 साल की सजा हुई है, उनको क्यों नहीं रिक्त घोषित किया जाता, क्यों नहीं उनको हटाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जिसमें बाहुबली या जो नेता इस तरीके के आचरण करते नजर आए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, चाहे वो मुख्तार अंसारी का मसला हो, अतीक अहमद का मसला हो या विजय मिश्रा का मसला हो या अब आजम खां और आजम खां के पुत्र का मसला हो, वो भी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया, ये फैसला सुनाया गया। 2 साल की सजा ये संविधान में है और कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। अब आजम खां के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि जब आजम खां के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया, उनकी सदस्यता गई, वो बाहर निकल करके आए और भारतीय जनता पार्टी और न्यायपालिका पे तंज कसते नजर आए। और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो अखिलेश यादव इस बात को कहते रहे कि आजम साहब अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाइए ताकि सिंपैथी वोट और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो वोट कर सके। लेकिन आजम खान ने अखिलेश यादव की एक बात नहीं सुनी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से घोषित होता है, न कि रामपुर और कहीं और से। लिहाजा आजम खान ने रामपुर मुख्यालय से प्रत्याशी देने का काम किया। लोकसभा में वो हारे, उसके बाद विधानसभा में भी फिर उन्होंने ऐसा ही किया, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे कि परिवार से किसी व्यक्ति को लड़ाइए, लेकिन आजम खां इस बात को जानते थे कि वो किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत हासिल की। शायद यही घमंड है जो केवल आजम खां को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि समाजवादी पार्टी को भी बड़ा डेंट देने का काम किया। आजम खां के इस तमाम सारे भविष्य का आजम एंड फैमिली को लेकर तो सियासी भविष्य का, और दूसरा कि ये पूरा इलाका सब जानते हैं आजम खां का क्या दबदबा, और आजम से समाजवादी पार्टी या आजम एंड फैमिली पर जो बीमार पड़ी है, क्या कुछ आने वाले दिनों में दिखेगा? एनके सिंह सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जरा आप अपना सवाल फिर से बताएं। भविष्य के आजम एंड फैमिली को लेकर और भविष्य के आप समाजवादी पार्टी को लेकर। नहीं, ये फैमिली तो अब खत्म हो गई है, पॉलिटिकली ये रूड हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से दोबारा ये पनप पाएगी। इसका कोई कारण भी नहीं है। तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा। और इवन मुस्लिम समाज, एक तो आजम खान वैसे भी पूरे प्रदेश भर के नेता नहीं थे मुसलमानों के, और अगर होते भी तो अब इसके बाद आजम खान की फैमिली का दोबारा उठना। आप एक चीज देखिए गौर से जी, आजम खान पर ये जो चार्ज 2008 में लगा, जिसपे ये सजा हुई है, जिसपे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में थी ना, वो केस विड्रॉ कर लेती। उसने एक आतंक के केस जो हुआ था उसको विड्रॉ किया था। तो अगर उसको विड्रॉ कर सकती है तो आजम खान की फैमिली, उनकी समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर दूसरे सबसे बड़े नेता थे, तो उसको ये कर लेना चाहिए था। भाई, मुझे यही ताजुब लग रहा है कि अखिलेश यादव के काल में ये केस विड्रॉ क्यों नहीं हुआ। इसमें भाजपा का कहां दोष है? हाँ, जहां तक क्वालिटी ऑफ जजमेंट की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहीं पे आपके दिल्ली में आपने जो सवाल उठाया, लगातार किसान पूरा का पूरा, एनके सिंह सर, आपने जो सवाल उठाया इसी का जवाब कीर्ति निधि जी से लेना चाहते हैं। यानी कि मौन सहमति आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मौन सहमति अखिलेश की भी है कि आजम एंड फैमिली का सियासी करियर ही खत्म हो जाए। देखिए राहुल जी, कई सवाल समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पे उठाए गए कि आजम साहब के साथ नहीं खड़े हैं, उनके परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आजम साहब और उनके परिवार के साथ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी और कल भी खड़ी होगी।
और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि किसी का सियासी करियर खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा कब शुरू होगा, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से रामपुर का चुनाव हुआ पूरा उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान जानता है। एक सवाल तो यही किया गया ना, और सरकार किस तरीके से 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, विड्रॉ तो कर सकते थे केस को, लेकिन नहीं किया गया। आज यही हमें लग रहा है कि उनके सियासी करियर में सबसे बड़ा अवरोधक और दूसरा समाजवादी पार्टी के लिए भी है। नहीं, अब तो 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते। कीर्ति जी, आजम साहब देखिए, यही तो बात है। ये लोग कानून व्यवस्था की जो बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। पार्टी कहां से आई राहुल जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? तो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। पार्टी नहीं कर रही है, ये आपके अपने कारनामे बोल रहे हैं और विपक्षी दल के खिलाफ लगातार मुकदमे लिख रहे हैं। पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद है, जो पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद है, उसकी वजह ये है। अरे आपकी सरकार में मुकदमे नहीं वापस होनी चाहिए। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस हुए कि नहीं? क्या चल रहा है? लेकिन एक सवाल इनके सर का बहुत बढ़िया था। आतंकियों पर से केस वापस लेने को लेकर तैयारी, लेकिन अपने ही नेता से केस वापस लेने को लेकर कुछ नहीं, और आज उसी केस में क्या हुआ सब देख रहे हैं। राहुल, बोलिए पवन। अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति थोड़ी सी संक्षिप्त में बताऊं तो 11-12 का समय उठा करके देख लीजिए, उसके बाद 16-17 का उठा करके देख लीजिए। 11-12 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब सत्ता आई तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए द्वंद्व चल रहा था। उस समय आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ एक ही गाड़ी में घूमते थे और अखिलेश यादव भी उसी गाड़ी में बैठते थे। कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान मुलायम सिंह यादव को इस बात को लेकर के मना ले कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। उसके बाद की जब आप राजनीति देखेंगे 16-17 में जब अमर सिंह राजनीति में आए एक तरीके से और अखिलेश यादव से मनमुटाव हुआ, उस समय अमर सिंह चूंकि अखिलेश यादव के खिलाफ थे और अमर सिंह आजम खान से कभी नहीं बनी, लिहाजा आजम खान अखिलेश यादव के साथ आए, शिवपाल सिंह यादव के साथ नहीं गए। और जब आजम खान बीजेपी की सत्ता में जेल गए, उस समय आजम खान ये चाहते थे कि अखिलेश यादव जेल भरो आंदोलन करें, सड़कों पे उतर करके आए, क्योंकि उन बड़ा नेता कई सवाल है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई मुश्किल में आजम एंड फैमिली, जिस तरीके से पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और इसके बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की, सवाल इस बात को लेकर कि 6 साल तक अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते, और यह भी कहा गया कि किसके शासनकाल में मुकदमा दर्ज हुआ और फिर 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इस केस को विड्रॉ क्यों नहीं किया गया? क्या इस केस को इसलिए भी रखा गया कि मौन सहमति आने वाली सरकार के साथ बनी रहे, जिस केस में ये सजा सुनाई गई, जिस केस की वजह से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई है। सवाल अब ये भी कि आखिर आजम एंड फैमिली का सियासी करियर क्या होने वाला है, आने वाले दिन में ये सब कुछ दिखने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस